हेलो गाइज, रेसवा सेमेस्टर पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। चलते हैं वीडियो वाली में। आपको हम क्या पढ़ा रहे थे, थ्री फेज सिस्टम खत्म हो गया था। मैंने क्या क्या पढ़ा दिया पहले जान लीजिए। आपको मैंने वीडियो वाली में बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वीडियो वाली, या फिर जो CS ब्रांच के बच्चे हैं उनके लिए BEEE, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चे हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट हो जाएगा। जो आपके मैकेनिकल हैं, सिविल हैं, उनके लिए भी है ये। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया इन सब चीजों में। तो मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया था, फिर मैंने आपको DC सर्किट पढ़ा दिया था। ये थोड़ा बता दे रहे हैं क्या क्या पढ़ा दिए हैं। DC सर्किट मैंने पूरा खत्म कर दिया था, प्लस कुछ थ्योरम थे, शायद मैंने वो भी पढ़ा दिया था। क्यों शायद नहीं कर रहा हूं, मैंने पढ़ा दिया था थ्योरम। मैं फिर भी उनका कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा एग्जाम के टाइम। ओके, थ्योरम पढ़ा दिए थे। उसके बाद मैग्नेट मैंने पढ़ा दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने पढ़ा दिया था। इंडक्शन के बाद मैंने शायद आपको बैटरी पढ़ा दिया था, याद होगा। और बैटरी के बाद मैंने AC फंडामेंटल पढ़ा दिया था। AC के हम बहुत चीज बताए हैं इसमें, AC फंडामेंटल। और AC फंडामेंटल के बाद मैंने थ्री फेज पढ़ा दिया था। इतना चीज आपको पढ़ाया जा चुका है, इतना है ही तो और क्या पढ़ा दें। वीडियो वाली में इतना चीज आपको पढ़ा दिए हैं। ओके, ये आपको पूरे चैप्टर की बात कर रहे हैं। अब हम एक थोड़ा बात करेंगे इसमें थ्री फेज सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा एक चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि थ्री फेज जो मोटर होते हैं, कुछ लड़के क्वेश्चन कर रहे थे कि सर थ्री फेज जो मोटर्स होते हैं उसमें तो आप कह रहे हैं कि 3 बार होते हैं RYB, तो सर न्यूट्रल नहीं होती है, तो फिर धारा कैसे वापसी होती है। कुछ लोगों के माइंड में ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि सर करंट की वापसी कैसे होती है। आइए देखते हैं कैसे वापसी होती है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट भी है, बच्चों के नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। भाई तू हट जा यार। देखिए, हम पढ़ेंगे थोड़ा सा थ्री फेज सिस्टम में एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे, उनके लिए नोट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, नोट हो जाएगा। ओके, जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक मोटर है, यहां पर एक मोटर है। कौन सा मोटर है, थ्री फेज मोटर। कितने कनेक्शन होंगे इसे बेटा, 3। मैं कह रहा हूं इसमें न्यूट्रल नहीं होता है। तो बच्चों के माइंड में आ रहा क्वेश्चन कि सर अगर इसमें न्यूट्रल नहीं होता है तो फिर करंट वापस कैसे जाता है। आता तो होगा फेज से, फिर जाता कैसे है। तो उसमें देखिए, अब यदि मैं इसको यहां पर ला दे रहा हूं, यहां पर मैं ला दे रहा हूं, और यहां पर नाम दे दीजिए R, Y और B, तो आपको यहां से नहीं समझ में आएगा कि उसमें करंट कैसे वापस आती है, यहां से नहीं समझ में आएगा। आइए देखते हैं वेव डायग्राम से। कहां से देखेंगे, वेव डायग्राम से। चलिए जरा हम इसका वेव डायग्राम बनाते हैं थ्री फेज का। बहुत बार पढ़ा दिए आपको वेव डायग्राम, इसका वेव डायग्राम बनाते हैं। इधर की तरफ हमारा हो जाएगा ओमेगा टी, ऊपर की तरफ हमारा हो जाएगा VR, फिर खींचेंगे VY और फिर VB का। तो पहले R का बना लीजिए आप लोग। R का रेड वाले का कैसे होता है आपको पता होगा। देखिए रेड वाले का ग्राफ आपको आता होगा, पहले इसको बना लीजिए, क्योंकि R जो होता है बिल्कुल सिंगल फेज की तरह बनाते हैं। चलिए एंगल बताइए, अगर एंगल की बात करें, ये होता है 0, ये होता है 180 पाई ही मान लीजिए 180, ये होता है कितना बाबू 360, ये बीच में 90 पे काट देंगे। देखिए आपको इसमें बनाना है एंगल 30 अंश का। कितना अंश का, 30 अंश का। तो मैं जो पॉइंट बना रहा हूं, ये बड़ा सा पॉइंट बना लीजिए, ये बिल्कुल मिडिल में है, और इसमें 30 मतलब 2 पॉइंट, ये सब 30 अंश का है। अरे 30 30 60 30 90, इसमें भी 30 अंश का बना लो, और इसमें भी 30 अंश का बना लो। इसमें भी बनाना चाहो तो बना लो, चाहे छोड़ दो, हम एक ही चक्कर का दिखा सकते हैं। ये है, और 30 अंश का। चलो ये तो हो गया कौन सा, R का। ये किसका होगा बेटा, R का। अब चलते हैं Y का, येलो वाला। तो Y का ग्राफ बताया था ना, ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा, यहां पर कुछ यहां पे आता है, और 60 डिग्री चल के 0 होता है। तो इनसे देखो, इनसे थोड़ा सा बाद में 0,
1 2, तो इनसे थोड़ा सा बाद में 0, ऐसे याद कर लिया करो, इनसे थोड़ा बाद, इनसे थोड़ा बाद, इनसे थोड़ा बाद। अच्छा हो तो एंगल काउंट कर करके बना लेना, वो भी पता है तुमको। अगर जल्दीबाजी में बनाना है तो ऐसे बनाओ। तो देखो ये 60 अंशल के 0, फिर यहां पे 0, फिर यहां पे 0, ऐसे ग्राफ चलता रहेगा और ये हो जाएगा y का। अब चलो b का बनाते हैं, b वाला। तो b वाला देखो जितना ऊपर है उतना नीचे होगा, लेकिन कहे तो 30 अंशल के मैक्सिमम होगा। अब फिर 30, 30, 60, 30, 90, यहां पे चल के 0 होगा, तो इनसे थोड़ा सा पहले 2 पहले, तो इनसे 2 ठो पहले, और इनसे भी 2 ठो पहले, रेड वाले को लेके चलना है। तो देखो थोड़ा सा पहले मैक्सिमम होता है, फिर 0 होता है। अब यही ग्राफ जहां जहां बनाए हैं वहां चलते चलो। ये किसका है बेटा? बी का है। ओके, ऐसे बना लीजिएगा। ये 3 फेज सिस्टम का ग्राफ है। ये 0 अंश है, ये 30 है, ये 60 है और ये 90 है, और बनाते रहिएगा। मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, मैं बस इतना का बात करूंगा। ओके, ये 3 फेज सिस्टम का ग्राफ है। देखो इसमें चलो तुम 0 से 30 अंश में, पहले तुम चलो 0 से 30 अंश में, ध्यान देना। हम चलेंगे सिर्फ और सिर्फ 0 से 30 अंश में। चलो 0 से 30 अंश देखो, 0 से 30 अंश, चाहे 0 से 60 है, चलो 30 हटाओ, डायरेक्ट 60 चलो। पूरा चलो 0 से कहां तक? 60 चलो। अब देखो 0 से 60 में चलोगे तो देखो 0 से 60 अंश में, यही तो है, देखो 0 से 60 अंश में r पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और b निगेटिव है, ये देखना है। देखो 0 से 60 अंश में r पॉजिटिव मिलेगा तुमको, देखो r ऊपर है, y ऊपर है, b नीचे है। मतलब 0 से 60 अंश में क्या हुआ कि r क्या है बेटा? पॉजिटिव, y भी क्या है बेटा? पॉजिटिव, और b क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे 3 वायर मोटर में जा रहे हैं, 3 मोटर में जा रहे हैं, एक r है, एक y है, b है। r पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, b नेगेटिव, तीन दोनों से करंट जाता है और इससे वापस आ जाता है। उसमें न्यूट्रल की कोई आवश्यकता है ही नहीं। 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन कहेंगे सर घर में तो लगा रहता है, बता रहे हैं उसको भी, पहले समझिए। चलिए उसी तरह अगर हम 60 से 120 डिग्री चले, 60 से कहां तक चले? 120 डिग्री। देखो यहां पर ये है 60, ये है 60, आइए 120, यहां तक चलो। तो देखो इसमें जब चलोगे तो r तो पॉजिटिव है, y और b निगेटिव है, y और b क्या है? निगेटिव है, नीचे है। तो r क्या मिल जाएगा तुमको बेटा? पॉजिटिव। y भी क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव, और b क्या मिल जाएगा? नेगेटिव। तो क्या समझे? अगर मैं r y b बनाऊं, r पॉजिटिव, y b नेगेटिव, नेगेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं, r से करंट जाएगा और y b से वापस आ जाएगा। कंफर्म है? अब उसी तरह तुम कोई भी एंगल लेके देखना, जरूर 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, या 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव जरूर आएगा। मतलब 3 फेज में आपको न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। करंट 2 से जाएगा 1 से वापस आएगा, 1 से जाएगा 2 से वापस आएगा। यह प्रक्रिया कहीं भी देख लो, इसमें तुम कहीं भी वेव डायग्राम में देखो, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव ही मिलेगा कहीं ना कहीं। इसलिए इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर मोटर है तब। ओके, याद रखेंगे इस बात को। चलो जैसे हाँ, अगर मान लेते हैं यहीं पर मान लीजिए, यहां पर देख लीजिए, यहीं पर मान लीजिए, कोई भी ग्राफ लेके देख लेंगे आप लोग। तो अगर मान लीजिए इसमें 10 एम्पियर जा रहा है, इसमें 10 एम्पियर जा रहा है, तो अगले से कितना एम्पियर वापस हो जाएगा? 20 एम्पियर। ओके, ये एक 10 जाएगा, 10 जाएगा, 20 वापस आ गया, तो बैलेंस तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं उसको, ठीक। इसलिए याद रखेंगे 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, करंट की प्रतिपूर्ति हो जाती है। ओके, लेकिन जब भी आप दिखाते हैं, जब भी आप इसमें दिखाते हैं आर वाई बी तीनों एक ही डायरेक्शन में दिखाते हैं, लेकिन दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं हो, 3 फेज सिस्टम का रूल है। लेकिन याद रखेंगे 2 से करंट जाएगी तो 1 से वापस आ जाएगी, 1 से जाएगी 2 से वापस आ जाएगी। तो ये आपको खुद से याद रखना है। मैं खुद से क्या, मैंने बता दिया पूरा सिस्टम क्या वापस होती है, कैसे नहीं आती है। चलो अगर मान लो इसी में 3 फेज सिस्टम में जरा बच्चों के माइंड में एक और कंफ्यूजन होगा, सर जी गांव में तो न्यूट्रल लगा रहता है, अब उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर एक मोटर है, जरा मेरी बात ध्यान देना, यहां पर एक मोटर है और एक कितना फेजी का है बाबू?
ये 3 फेज का है। ये कितना फेज का है? 3 फेज का है। चलो यहां पर मान लो ये सप्लाई है, एक आर है, एक वाई है, और एक कौन सा बेटा? बी है। ये हमारी सप्लाई है। आर था, वाई था और बी था। आपको पता होगा जो फेज वोल्टेज काम करता है, सपोज दैट वो 400 वोल्ट चाहे 430 वोल्ट भी होता है, कहीं कहीं 440 वोल्ट भी लिखा रहता है, जो भी मान लीजिए मैं 400 लेके चल रहा हूं। तो अब ये बताइए, अगर अगर हमको एक बल्ब लगाना हो, आपके पास यहां पर एक बल्ब है, आपके घर में एक बल्ब जलाना है, सपोज दैट आपके घर में एक बल्ब जलाना है, ओके, एक लैंप जलाना है आपको। और लैंप में कितने पॉइंट्स होते हैं? जो होल्डर होता है, जो आप इसमें होल्डर लगाते हैं, उस होल्डर में से कितने वायर निकलते हैं बेटा? 2 वायर, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, चाहे फेज का और न्यूट्रल का बोलते हैं, ओके, 2 वायर निकलते हैं। अगर इस बल्ब को आपको जलाना है तो इसको कितना वोल्टेज चाहिए पहले बताइए। इसको जो वोल्टेज का मान है वो वोल्टेज चाहिए 220 चाहे 200 वोल्ट चाहिए। एग्जांपल करें कितना वोल्ट चाहिए? 200 वोल्ट। अब बताइए अगर मैं इस वायर को एक यहां जोड़ दूं और एक उसमें जोड़ दूं तो वायर हमारा खराब नहीं हो जाएगा? बल्ब खराब नहीं हो जाएगा? क्योंकि उसको 400 वोल्ट मिलेगा, तो बल्ब हमारा खराब हो सकता है। लेकिन बल्ब को हमको चाहिए 220 वोल्ट चाहे 200 वोल्ट, तो उसके लिए एक फेज और एक न्यूट्रल चाहिए। वोल्टेज फेज वोल्टेज किस कहां होता है? हम बोले थे ना वीपीएच, फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज किसके और किसके बीच में होता है? एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाता है। तो इसका मतलब हुआ अगर बल्ब को 200 वोल्ट चाहिए तो हम इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसको लाइन वोल्टेज मिल जाएगा। इसके लिए हमको फेज वोल्टेज के लिए एक न्यूट्रल का सहारा लेना पड़ेगा, मतलब एक न्यूट्रल का वायर भी दौड़ाया गया है। ये किस चीज का वायर है? न्यूट्रल। ये मोटर के अंदर नहीं जाएगा, मोटर के बाहर रहेगा, पोल पर रहेगा। अगर आपको बल्ब जलाना है तो एक बार इसमें जोड़ दीजिए, न्यूट्रल में जोड़ दीजिए। क्या दिक्कत है? इसको न्यूट्रल में जोड़ दिया आपने। अब देखते हैं करंट कैसे बैलेंस हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसमें जाएगा कितना एम्पियर देख लो, किसी में जोड़ सकते हो। मान लो अभी तुम लोग को जो समझाए हैं, अगर मैं उसके आधार पे जोड़ूं, मैं जो तुम लोग को समझाया हूं उसके आधार पे चलो, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखो एक बार तुम इसमें जोड़ दो, ये हो गया फेज, और एक बार इसमें जोड़ दो, ये हो गया न्यूट्रल। मैं इसके आधार पर इसलिए नीचे वाला में भी जोड़ सकता था, मैं जान मुझको उसमें जोड़ रहा हूं इसलिए ताकि तुम लोग को जो बताए हैं उसी के आधार पर हम लोग चले। यार इस रूम में एक मक्खी आ गई है, पूरा का पूरा एकदम परेशान कर दे रही है। देखो क्या कर दिया। हाँ डिजिटल बोर्ड में यही तो है। मन तो कर रहा है कि इनको उछल डालें, मक्खियों को, लेकिन नहीं यार, प्राण है वो तो, उसमें प्राण होता है। ठीक। जो बिहार का रहे हैं, जो मराठी लोग होते हैं, मुंबई से बिलोंग करते हैं, वो लोग इतना मक्खियों को मारते हैं सब। अब मक्खी मारने का उनके पास टेक्निक ही अलग है, एक ही हाथ से मक्खी मार देते हैं सब। तो यार वही एक कहावत हो गई, 30 मरखाओ, नाम सुने हो ना? 30 मरखाओ एक कहावत है, वही हाल हो जाता है। चलो यहाँ देखो, अब दूसरा लेक्चर ही इसमें खुल गया। कहाँ थे भाई हम लोग? थ्री सिस्टम। EMF सेल्फ इंड्यूस्ड म्यूचुअल। चलिए छोड़िए इसको, आइए एक बार हम देख लेते हैं फिर से। ठीक है, आइए फिर से देख लेते हैं। देखिए मैं आपको ये बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर 3 फेज मोटर है,
अगर 3 फेज मोटर है, इसमें कितने हमारे सप्लाई होंगे? 3। ये मान लो एक आर है, एक वाई है, और एक कौन सा है? बी है। आर, वाई और बी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए कि हमको यहां पे एक बल्ब है, अगर एक बल्ब है और इस बल्ब को हमको चाहिए 200 वोल्ट, और जो यहां पर वोल्टेज हमारे पास लाइन वोल्टेज होता है वो कितना बेटा? 440 से मान लो, चाहे 400 वोल्ट कुछ भी मान लो, इतना वोल्टेज है। देखिए इसको 200 वोल्ट, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? न्यूट्रल का इंतजाम करेंगे, क्योंकि बिना न्यूट्रल का हमको इतना वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। तो ये रहेगा न्यूट्रल, या फिर वोल्टेज को घटाएंगे। ठीक है, ये मिलेगा हमारा न्यूट्रल। अब देखो, बहुत मार मारेंगे भाई तुमको, परेशान करते हुए एकदम। देखो यहां पर हमारे पास कितने वायर होंगे? 2 वायर होंगे। एक वायर को तुम इसमें जोड़ दो और एक वायर को इसमें जोड़ दो न्यूट्रल में। अब देखो इसमें जो मान लो इस मोटर को जो करंट चाहिए पहले दिखा लो। इस मोटर को कितना चाहिए? 10 10, वापसी कितना हो जाएगा? 20। ये मोटर तो अपना बैलेंस करंट ही लेगा। मोटर को आपको बैलेंस करंट देने की आवश्यकता नहीं है, मोटर अपने आप से खींच लेगा, वो अपना बैलेंस करंट ही लेगा। चाहे लोड, चाहे आपके गांव में कितना भी लोड इधर उधर लगा, उसे कोई मतलब नहीं मोटर को। मोटर अपना बैलेंस करंट लेगा। ओके, वो अनबैलेंस तभी हो सकता है मोटर जब इसमें कोई फॉल्ट हो, वरना नहीं हो सकता है। अब देखिए 10 एम्पियर 10 एम्पियर 20 एम्पियर, लेकिन इस बल्ब को भी चाहिए 2 एम्पियर। इसको चाहिए कितना एम्पियर? 2 एम्पियर। तो देखो क्या हुआ, यहां से जो ट्रांसफार्मर लगाया ना, वहां से कितना चलेगा? 10 और 2 12 एम्पियर इसमें चलेगा। इसमें कितना चलेगा? 10 एम्पियर। अब देखो इसमें वापस कितना आएगा? इसमें वापस 20 एम्पियर आएगा। तो देखो 12 एम्पियर यहां पहुंचा, इधर चला गया 10 एम्पियर, नीचे कितना आ गया? 2 एम्पियर। अब फिर इधर से 2 एम्पियर वापस चला जाएगा और न्यूट्रल से होते हुए 2 एम्पियर जाएगा। देखो 12 एम्पियर आया, 2 एम्पियर इधर आ गया, न्यूट्रल से होकर वापस चला जाएगा। इसमें 10 आ जाएगा, इसमें 10 आ जाएगा, इसमें 20 आएगा। मतलब अभी भी देखिए वो बैलेंस है, लोड भी अपना काम कर रहा है। तो लोड के पहले जो वायर है ना, उसमें धारा का मान सिर्फ बढ़ जाएगा, लेकिन मोटर के करंट अभी भी 10 का 10 रहेगा। ओके, मतलब आपको इधर कोई लोड लगाइए तो मोटर अपना बैलेंस करंट नहीं छोड़ता है, अपना बैलेंस करंट ही लेकर चलता है। हमारे कहने का मतलब ये था। ओके, तो याद रहेगा बैलेंस करंट मोटर कैसे लेके चल रहा है, तो मोटर अपना बैलेंस करंट ऐसे लेके चलेगा। ओके, देखो इसमें किसी भी सिस्टम में देखा जाए तो मोटर की करंट हमेशा क्या रहेगी? बैलेंस ही रहेगी, अपना बैलेंस लेके चलेगा। ओके, तो अब याद रहेगा 3 फेज सिस्टम के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में ऐसे कंफ्यूजन था। 3 फेज सिस्टम में अगर तीनों से धारा जाती है तो वापस किससे आती है? होता है, नहीं पढ़े रहेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, जब नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन तो होना ही है। तो कंफ्यूजन मत रहिए, पूछ लीजिए। आपको मैं बता रहा हूं बार बार कि आप कमेंट करके हमसे पूछ लिया कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछिए, या फिर हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं, या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। ग्रुप में आप जुड़े होंगे, वहां पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत सेटिस्फाइड करूंगा। ओके, देखिए वैसे मैं आपको मौका नहीं देता हूं कि आप लोग हमसे क्वेश्चन करें, क्योंकि मैं मैक्सिमम चीजें आपको बता देता हूं, इसलिए मौका बहुत कम मिल पाता है ठीक बताने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो टॉपिक था 3 फेज सिस्टम, आज आपका खत्म हो गया। 3 फेज सिस्टम खत्म हो गया है। 3 फेज सिस्टम एसी फंडामेंटल क्या हो गया बेटा? समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया है। अब हमको पढ़ना क्या है? अब हमको इसके बाद पढ़ना है कुछ पावर प्लांट, सम इंपॉर्टेंट पावर प्लांट। चलो देखते हैं वेरियस पावर प्लांट, वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट। इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो आना है। मैं 3 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, 3 टॉपिक में आपके है ही, पूरा डिटेल में नहीं है। यहाँ पर डिटेल में आपको एक, जब जाएंगे सेकेंड ईयर में तो वहाँ एक बुक आएगी पावर प्लांट इंजीनियरिंग की। मैं इसमें से 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा और 3 में से एक पक्का है आना है, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग छोड़ेंगे नहीं। और ये तो आएगा ये क्वेश्चन, साथ में जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। कौन सा? पावर प्लांट इंजीनियरिंग में बहुत बेनिफिट करने वाला है। क्या बेटा? तो आपका होगा 3 फेज सिस्टम के बाद पावर प्लांट। पावर प्लांट सेकेंड ईयर में बहुत बेनिफिट होगा अगर यहां अच्छे से पढ़ेंगे तब।
चलिए चलते हैं पावर प्लांट, वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट, चलते हैं उस पर। देखिए बेटा, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप लोग रेसवा सेमेस्टर पे जो रेशवा सेमेस्टर देखिएगा उसमें रेशवा एकेडमी भी होगा। जो रेशवा सेमेस्टर है, रेशवा सेमेस्टर में आप लोगों को बी डबल ई करके आपको लेक्चर मिलेगा, और एक आपको मिलेगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स करके। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हम ही पढ़ा रहे हैं उसको भी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स करके, ठीक है। तो आप बी डबल ई का जो लेक्चर है आप तो यहाँ पढ़ ही रहे हैं, तो आपको पूरा वीडियो यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं। और कितने रुपए में? सिर्फ 99 रुपये में, बहुत कम दाम है इसका, इसलिए आप लोग परचेज कर लीजिए और पूरे वीडियो का जितने पढ़ाए हैं पूरे वीडियो का आनंद लीजिए वहां पर, और ढंग से पढ़िए और अपने कोर्स को पूरा कीजिए। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है 99 रुपये। यार मैं पढ़ा रहा था, अभी मैं आपको पढ़ा रहा था 1500-1600 ले रहा था, अभी तो 99 रुपये बहुत कम है, ठीक। तो इसलिए आप लोग इसको परचेस कीजिए और इसमें से पढ़िए, क्योंकि इसमें जो है ना आप लोग जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उसमें पूरा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ वीडियो आपको हाइड कर दिया जाता है, वो जानबूझ के हाइड करते हैं, लेकिन इसलिए ताकि बच्चे जो है मेहनत से पढ़े। देखिए क्या होता है, एक बात बता रहे हैं, आप लोगों को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मैं एक बात बता रहा हूँ। क्या है ना कि जो टीचर होता है, अगर टीचर फ्री में पढ़ाना शुरू कर दे, अगर टीचर कोई फ्री में पढ़ाना शुरू कर दे ना, तो बच्चे उसको नहीं पढ़ते हैं। मैं एक बार पढ़ा के देख चुका हूँ। और बच्चे क्या होता है, जब पैसे देते हैं ना कुछ, तो उनको ये लगता है अरे यार मैंने पैसा जमा किया, मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं तो मेरा पैसा जो पैसा दिया वो लॉस चला जाएगा। तो बच्चों के माइंड में ये आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पैसा बहुत कम रखा गया है, इसलिए रखे हैं जानबूझ के, ताकि आपका मन भी उसमें लगा रहे कि नहीं मुझे पढ़ना है, और साथ साथ में जो पढ़ने में अच्छे लड़के जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, वो आप इसको आराम से 99 रुपये में पढ़ सकते हैं। और ये आपका एक रिचार्ज 14 दिन का रिचार्ज होता है ना, 15 दिन का, उससे भी कम रुपये में है। 149 का आता है, ये 99 में है, तो बहुत सस्ते में पढ़ रहे हैं आप लोग। ओके, हम लोग पढ़ते थे बहुत महंगे पढ़ते थे, कोई बात नहीं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। अब चलेंगे हम थोड़ा सा पावर प्लांट में पढ़ेंगे। पावर प्लांट क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, पावर और प्लांट, पावर प्लांट किसको कहते हैं पहले याद रखेंगे। ओके, पावर प्लांट हम किसको कहते हैं? तो पावर प्लांट, प्लांट मतलब जैसे आप जहां प्लांट बैठाते हैं ना, बहुत से प्लांट आप लोग सुने होंगे, फलों का भी प्लांट बैठाया जाता है, या फिर किसी भी चीज के। अगर कोई प्लांट है, इसका मतलब हुआ कि वहां पर उस चीज का जनरेशन हो रहा है। तो पावर प्लांट अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पावर प्लांट का हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो बोलेंगे वह जगह, एक प्लांट एक जगह होता है, युक्ति नहीं है, डिवाइस नहीं है कोई, ठीक है। वह जगह जहां पर, क्या लिखेंगे बेटा, वह जगह जहां पर, वह जगह जहां पर इलेक्ट्रिकल पावर को, जहां पर इलेक्ट्रिकल पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को उत्पन्न किया जाता है, जनरेट किया जाता है, उत्पन्न उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, उसे पावर प्लांट या पावर हाउस भी कहते हैं। उसे पावर प्लांट कहा जाता है, कहा जाता है। अब आप लोग देखिए, जो गांव में होते हैं ना, जो जहां से इलेक्ट्रिकल पावर को बढ़ाते या घटाते हैं, उसको सब स्टेशन बोला जाता है, उपकेंद्र बोला जाता है। ओके, सब स्टेशन। तो अब देखो पावर प्लांट कहा जाता है। अब बात ये आ रही है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई जनरेटर है। जैसे जनरेटर आप लोग देखे होंगे गांव में, शादी विवाह में जनरेटर आते हैं, या मान लीजिए कोई जनरेटर है, ठीक है, यह कोई जनरेटर है, आप लोग देखे होंगे। ये बताइए, जनरेटर में अगर डीजल ना भरा जाए तो जनरेटर चलेगा? नहीं चलेगा। मतलब अगर जनरेटर को चलाना है तो उसको किसी न किसी मैकेनिकल चीज से घुमाना पड़ेगा,
ओके। अब जनरेटर के देखो, जनरेटर के अंदर जो डीजल डालते हो ना वो अलग मशीन होता है, जनरेटर अलग होता है, लेकिन पूरे सिस्टम को मिला के जनरेटर कहते हैं, लेकिन होता नहीं है। जनरेटर में जो अलग सिस्टम होता है वही प्लांट होता है हमारा। ओके, मतलब जनरेटर में क्या होता है, फैराडे का नियम क्या कहता है कि किसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ईएमएफ उत्पन्न होगा, फैराडे ने कहा था। और जनरेटर के अंदर वाइंडिंग होती है, पता था ना, रोटर को जब घुमाएंगे, याद कीजिए आपको पढ़ा रखे हैं ये चीज कि एक तरफ मैग्नेट इधर होता है और एक तरफ मैग्नेट इधर होता है, और बीच में मैंने ये नॉर्थ था और ये वाला साउथ, बीच में मैंने एक कॉइल रखा हुआ था। मैंने कहा था इस कॉइल को जब घुमाएंगे तभी इसमें से फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो इस जनरेटर के अंदर वो सब चीज है, उस जो जो यहां दिखाया गया ना वो जनरेटर के अंदर है। मतलब इसको घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे, एक घुमाने वाला पार्ट इस शाफ्ट के पास होता है। मतलब अगर हम इसको घुमा देंगे तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, ईएमएफ। और इस ईएमएफ को मैं क्या कर सकता हूं, बाहर ले सकता हूं, और बाहर लेकर मैं चाहूं तो इसको आगे की तरफ ट्रांसमिशन कर सकता हूं। नहीं होता ऐसे, यहां पे इंसुलेटर लटके रहते हैं देखे होंगे, यहां से मैं इसको ट्रांसमिशन कर सकता हूं, फिर आगे की तरफ मैं इसको भेज सकता हूं, ऐसे मैं आगे की तरफ भेज सकता हूं। लेकिन मुझे वो सब नहीं पढ़ना है, वो सेकेंडरी में पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। हमको बस इतना पढ़ना है कि जनरेटर के शाफ्ट को जब हम घुमाएंगे तभी इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, वरना नहीं होगा। अब बात आ रही है कि जनरेटर के शाफ्ट को कैसे घुमाएंगे। अब जनरेटर को शाफ्ट को घुमाना है तो आप वहां बैठ जाइए और हैंडल लगा घुमाते रहिए, उससे भी इलेक्ट्रिक उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन कब तक घुमाओगे यार, कब तक घुमाओगे। देखना तुम लोग शायद जनरेटर को जब चालू करते हैं लोग, तो जब उसको घुमाते हैं तो बल्ब धीमा धीमा जलना स्टार्ट हो जाता है, होता है कि नहीं, बिल्कुल घुमाने से उत्पन्न हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी, अगर इतना ताकतवर हो तो घुमाओ नहीं हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे। आजकल यही तो हो रहा है। तो अगर इस जनरेटर से ईएमएफ उत्पन्न करना है तो शाफ्ट को घुमाना पड़ेगा, और शाफ्ट को घुमाने के लिए, शाफ्ट को घुमाने के लिए, देखिए इस शाफ्ट को घुमाने के लिए आप जिस चीज की व्यवस्था करते हैं, जिसके द्वारा इसको घुमाते हैं, जिसके द्वारा इस शाफ्ट को आप घुमाएंगे, इसको बोलेंगे हम पावर प्लांट, पावर प्लांट। ओके, और जिस व्यवस्था द्वारा घुमाएंगे उसी के आधार पर हमारा प्लांट का नाम हो जाएगा। ओके, उसी के आधार पर हमारा प्लांट का क्या हो जाएगा बेटा, नाम हो जाएगा। कैसे, अगर आप यहां घुमाने के लिए डीजल मशीन लगाए हैं, अगर जनरेटर के शाफ्ट को घुमाने के लिए अगर आप डीजल मशीन लगाए हैं तो पावर प्लांट का नाम हो जाएगा डीजल पावर प्लांट। अगर आप इसको घुमाने के लिए वाटर का यूज कर रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, जल के द्वारा भी घुमा सकते हैं हम, जल के द्वारा हाई ऊपर जल ले जाओ और वहां से गिराकर टरबाइन बनाते हैं, उस पर गिराते हैं तो वो सॉफ्टवेयर घूम जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। अगर आप स्टीम बना रहे हैं, स्टीम, भाप, भाप से पहले ट्रेन भी चला करता था, याद कीजिए, तो अगर आप भाप से घुमा रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम स्टीम पावर प्लांट, चाहे थर्मल पावर प्लांट। यदि आप न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन, अगर उसके द्वारा इसको घुमा रहे हैं तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर गैस के द्वारा किसी घुमा रहे हैं तो गैस पावर प्लांट। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आप जिस व्यवस्था द्वारा उसको घुमाएंगे उसी के आधार पर उस प्लांट का नाम रखा जाएगा। तो प्लांट का नाम किसके आधार पर रखा जाएगा, जिस व्यवस्था के द्वारा आप जनरेटर के शाफ्ट को घुमाते हैं वही उसका नाम हो जाता है। ओके, तो कोई पूछे अगर हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब क्या हुआ, तो जनरेटर के शाफ्ट को हाइड्रो से घुमा रहे हैं, जल को हाइड्रो भी कहा जाता है, हाइड्रो से घुमा रहे हैं, तो उसका नाम हो जाएगा हाइड्रो पावर प्लांट। ओके, ये याद रखना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, चलते हैं आगे। यहां पे याद रखेंगे कि जनरेटर के शाफ्ट को, जनरेटर के शाफ्ट को जिस व्यवस्था द्वारा, जिस व्यवस्था द्वारा, जिस व्यवस्था द्वारा घुमाया जाता है
जिस व्यवस्था द्वारा घुमाया जाता है उसी व्यवस्था के आधार पर उसी व्यवस्था के आधार पर उस प्लांट का नाम होता है, उस प्लांट का नाम होता है, चाहे नाम रखा जाता है। याद रखेंगे, उसी व्यवस्था के आधार पर उस प्लांट का नाम रखा जाता है और इसके आधार पर इसके आधार पर पावर प्लांट, इसके आधार पर पावर प्लांट निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं और इसके आधार पर पावर प्लांट निम्न प्रकार के होंगे। तो कौन कौन से पावर प्लांट? यदि आप उसको घुमाने के लिए अगर आप कोयला का यूज कर रहे हैं, स्टीम का यूज कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे स्टीम पावर प्लांट, चाहे थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। ओके बेटा, या हिंदी में क्या बोलेंगे? उष्मीय, अच्छा है भाप, ठीक है, अच्छा स्टीम भी बोलते हैं इसको हिंदी इंग्लिश में। एक और नाम लिख देंगे, अभी पर लिख लीजिए, थर्मल पावर प्लांट या भाप। पावर मतलब होता है शक्ति, पावर प्लांट शक्ति संयंत्र बोलते हैं इसको, संयंत्र। ओके, तो हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट, भाप शक्ति पावर प्लांट हो जाएगा। दूसरा, अगर आप इसको जल के द्वारा घुमा रहे हैं, पता है ना, जल ऊपर से गिराएंगे आप लोग, तो अगर जल के द्वारा इसको घुमा रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। ओके, इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रो मतलब जल, जल शक्ति संयंत्र, चाहे पावर प्लांट भी बोल सकते हैं, विद्युत शक्ति संयंत्र भी होता है, लेकिन आप केवल शक्ति लिखेंगे, जल शक्ति संयंत्र। अगर यहां पे इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट डाल दें तो विद्युत शक्ति संयंत्र हो जाएगा। तीसरा, अगर आप नाभिकीय विखंडन से इसको घुमा रहे हैं तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। या फिर नाभिकीय पावर प्लांट चाहे शक्ति संयंत्र, शक्ति संयंत्र। चलिए चौथा और भी कुछ देख लेते हैं, लेकिन आपको यही 3 पढ़ना है मेन। नाम लिखते रहे कुछ और। अगर आप उसी को डीजल से घुमा रहे हैं, अगर आप उसको डीजल से घुमा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डीजल पावर प्लांट। ओके, अगर आप उसी को गैस से घुमा रहे हैं तो उसका नाम हो जाएगा गैस पावर प्लांट। ओके, तो ये सब सिस्टम होते हैं। मुख्य रूप से 3 पढ़ना है, ये सब तो नहीं पढ़ना है आपको डीजल, ये आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो आपके जो पावर प्लांट्स होते हैं वो मुख्य रूप से कितने हो जाएंगे? निम्न प्रकार के। कौन कौन से, किसके आधार पर लिखे हुए हैं आपको पता होगा। ओके, तो आपको पढ़ना है इसमें से पावर प्लांट मशीन को आप कैसे घुमाएंगे, घुमाने की प्रक्रिया होती है, और इसके बारे में एक एक पढ़ेंगे। इसमें से 3 में से ये 3 पढ़ाएंगे आपको, और 3 में से एक है पक्का आना है, और हम पढ़ाएंगे तो आपको इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक इसमें से पक्का आना है, इसलिए इधर ध्यान से पढ़िएगा। इसमें न्यूक्लियर, हाइड्रो और थर्मल। ज्यादा चांस किसका बनता है? थर्मल का बनता है। इनका भी बनता है, लेकिन ज्यादा चांस थर्मल का बनता है। और इसको कब पढ़ाएंगे? आपको कल। आज नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि आप शुरू तो कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं हो पाएगा, तो फिर पढ़ाने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ओके, तो अच्छा डिफिनेशन कैसे देंगे? डिफिनेशन कैसे देंगे अगर लिखवाएं? ऐसा नॉर्मल बता रहे हैं, वह शक्ति संयंत्र जिसमें
जनरेटर को चलाने के लिए हम कोयला यूज करते हैं, भाप का यूज करते हैं, उसको भाप पावर प्लांट या फिर स्टीम पावर प्लांट या अच्छा इसका नाम एक और होता है, इसका एक और नाम होता है स्टीम पावर प्लांट। ओके बेटा, ये भी होता है। चलिए इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना, थैंक यू। मेहनत से पढ़िए, इसमें से कोई लेक्चर नहीं छोड़ेगा, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको ढंग से पढ़ना, इसमें से क्वेश्चन आना है तो आना है, इसीलिए लेक्चर को कोई इसमें मिक्स स्किप नहीं करेगा। आजकल जमाना चल रहा ना स्किप, यूट्यूब पर एड आता है, उसमें लोग बोलते हैं स्किप आता है 5 सेकंड बाद, स्किप ज़्यादा ज़माना आ गया। अरे आजकल एंड्रॉयड का ज़माना आ गया है, बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। हम जो पढ़ा रहे थे अपने घर वालों को, तो बच्चे आजकल ABCD का मतलब भी चेंज करती हैं कॉलेज में। क्या करें लोग, आजकल बच्चे ज़्यादा मोबाइल पे ही डिपेंडेंट हो गए हैं। अभी हमारा ही लड़का है, अभी शादी हो गई है हमारी, हमारा ही लड़का है, अभी कितने 10 महीने का हुआ है, 10 मंथ का। अभी समझिए कि बिना मोबाइल देखे वो खाना तक नहीं खाता है कुछ। तो समझिए आजकल मोबाइल का ज़माना हो गया है, क्या करें, हम भी बहुत मना करते हैं, लेकिन अब क्या करें, खाना खिलाना भी ज़रूरी है। तुम लोग कहोगे सर जी आप तो उसको एकदम गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, अरे सीधा कर दिया जाएगा सही से धीरे धीरे। ओके, आज के लिए इतना, टाटा बाय बाय, थैंक यू।